नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रंबा क्लासेस में। तो दोस्तों, यूपी के संदर्भ में चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसके तहत भौतिक संरचना और जलवायु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विस्तार और बाकी सभी चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो एक ही क्लास जो है इसमें पूरे में एक एक क्लास में एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल के संदर्भ में। तो ये भी जो है आज ख़त्म हो जाएगा, तो एंड तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। जो भी आप यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, आगामी आरओ, यूपीपी, यूपीएसआई जो भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं शुरुआत से ही। आकार इसका कैसा है? तो लंबवत है, बस इतने से प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद ग्लोब पर जो इसकी स्थिति है, जैसे भारत की हम स्थिति देखते हैं ना, ऐसे ही इसकी स्थिति हम देखेंगे। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, जब ये कुछ इस टाइप का है मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो उत्तरी अक्षांश, चूंकि हमारा भारत भी उत्तरी अक्षांश में ही है और पूर्वी देशांतर में, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के इसका यहाँ तक विस्तार है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? 30 डिग्री 28 मिनट तक, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश हो गया। और 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर है। तो हम यहाँ से देखेंगे, शामली से, है ना। 77 डिग्री 3 की जगह पे कई बार 30 होता, 3 रहेगा वैसे। 3 डिग्री से लेकर के ये बलिया में क्या हो जाएगा? 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है ना। यहाँ तक इसका विस्तार है, जो पूर्वी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा? 77 से लेकर के 84 39 तक पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार तो 23 52 से लेकर के 30 28 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई, चूंकि लंबाई है तो 650 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है? 240। आमतौर पे आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा मोटा मोटी इसका क्षेत्रफल। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो 240 928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है यूपी का, है ना। भारत का 7.33% एरिया ये कवर करता है। अच्छा, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है? नगरीय मतलब जो शहर इत्यादि बसे हुए हैं, तो 2.70 कुल यूपी का इतना, यानी कि 6558 वर्ग किलोमीटर नगरीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है ना। राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, है ना। यही क्रम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर हम जिलों की बात कर लेंगे, तो जिसमें लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ये बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। पुनः देख लीजिए, टॉप 5 खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, है ना। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हो जाएंगे, सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ा खीरी। फिर हापुड़ छोटे से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हापुड़, फिर गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। टॉप वाले तो एकदम याद रखेंगे, और आगे तक टॉप 5 अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके हम सीमावर्ती राज्यों या देशों की अगर हम चर्चा करेंगे, तो उसमें से कई बार प्रश्न बनता है। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला हम लोग चर्चा कर लिए थे, तो बलिया और शामली। बलिया फिर शामली, अभी मैं चित्र में दिखाता हूँ आपको। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की हम बात करेंगे, तो उत्तरी हो जाता है सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। नेपाल से सटे कितने जिले हैं? 7 जिले। नेपाल से सटे जिले जो है, अगर हम क्रम से पूछता है आजकल जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखेंगे क्रम से, कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आप दिखाइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, मतलब हमें इधर से इधर आने। तो सबसे पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है ना। टोटल 7 हो जाएंगे। प्रदेश की जो नेपाल सीमा लंबाई है नेपाल से, वो 579 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई है। बस याद करते जाइए, कंठस्थ करते जाइए, सारे के सारे प्रश्न बने, जिसमें सबसे ज़्यादा वनडे एग्जाम में तो ये बहुत बार पूछता है कि कितने राज्यों की संख्या है, प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से आंसर टिक करना है।
जिसमें अगर केंद्र शासित अगर कुल कहेगा तो हम 9 करेंगे, जिसमें से 8 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सिर्फ राज्य कहेगा तो हम 8 ही लगाएंगे, है ना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहेगी, तो टोटल 9। उत्तराखंड से सटे ये भी 7 और ये भी 7, है ना, 7 जिले हैं। हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करेंगे या पूरब से पश्चिम, तो हमें पीलीभीत से आना होगा। अगर पश्चिम से जा रहे हैं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएंगे 7 जिले। नेपाल से भी 7। हरियाणा से सटे 6 जिले हैं। उत्तर से दक्षिण हम देखते हैं, जैसे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। फिर दिल्ली से सटे 2 जिले हैं। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। दिल्ली से सटे 2 जिले हैं क्रमशः, उत्तर से दक्षिण अगर हम देखेंगे तो गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा जो निर्धारित करती है वो कौन सी नदी करती है, कई बार प्रश्न बना है, तो यमुना नदी हरियाणा और यूपी को डिवाइड करती है। राजस्थान से 2 जिले सटे हुए हैं, लगे हुए 2 ही जिले हैं, जिसमें आगरा और मथुरा है। अब इसी चीज़ को एक बार पुनः हम लोग मैप में देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, है ना। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। ये आपके टोटल 75 जिले हैं और बाहरी बाउंड्री भी इसमें है। देखिए ये हमारा बीच में यूपी पड़ रहा पूरे भारत के संदर्भ में। तो अगर आप शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये देखिए ध्यान से, अगर बिहार को देखेंगे तो बिहार से देखिए कौन कौन से सटे हुए हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और ध्यान रखेंगे बलिया ही क्या है, ये मैप में देखिए बलिया सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। यही तो हम देख रहे थे, तो मैप में देख लेंगे तो एक बार चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। तो ये हम लोग देख चुके, अब हमें देखना है कि जिले कहाँ किधर से, तो हम इधर से आते हैं यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना। तो बिहार में देखिए कुशीनगर, उसका जो कई बार मुख्यालय पूछता है तो पडरौना है, ठीक है ना। देवरिया का देवरिया ही रहेगा, और बलिया, फिर गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, टोटल 6 जिले किससे लगे हैं, बिहार से, ये ध्यान रखेंगे। और सोनभद्र से ये प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा राज्यों से लगा हुआ है, तो टोटल 4 राज्यों से लगा हुआ है, नाम है सोनभद्र, ठीक है ना। देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपको बस ये याद रख लेना है, बिहार और मध्य प्रदेश के जो पुराने साथी थे वो सब, तो 2 लोग यही है और इनके दोनों साथी हैं, ठीक। 4 जिलों से लगा है जो सर्वाधिक है। फिर मध्य प्रदेश से भी देख लीजिए, हालांकि इंपॉर्टेंट ये और इधर से रहते हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं कंप्लीटली। मध्य प्रदेश से देखिए सोनभद्र लग रहा है, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ये ललितपुर, तो ललितपुर कंप्लीटली जो है मध्य प्रदेश में ही है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में फिर जालौन और इटावा, फिर ये आगरा का जो हिस्सा है वो भी लगेगा। तो सबसे ज़्यादा गिनते रहिए, अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 11 जिलों से टकराएगा एमपी, ठीक। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, राजस्थान को देखें तो 2 ही जिले हैं, आगरा और मथुरा, 2 जिले। गौतम बुद्ध नगर जो ये वाला हिस्सा है हमारा किससे लग रहा है, क्या बोलते हैं इसका, दिल्ली वाला क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये भी तो है राजस्थान वाला ही क्षेत्र ना, दिल्ली और हरियाणा, हाँ ठीक है, हरियाणा है पूरा, ठीक। तो इसमें देखिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तो नहीं, बागपत, शामली, सहारनपुर, ठीक है ना। टोटल कितने हरियाणा से लग रहे थे, 6, 1 2 3 4 5 और ये छठा मथुरा भी तो है, टोटल अलीगढ़ और मथुरा, टोटल 6 जिले इससे लगेंगे हरियाणा से। फिर दिल्ली से 2 लगेंगे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये दोनों ध्यान रखेंगे, दिल्ली से बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बाकी हमें स्पेशली यहाँ से अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इन दोनों क्वेश्चन से, मतलब ये उत्तराखंड से देखिए सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है ना। टोटल कितने, 7। नेपाल से भी 7,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। टोटल कितने हो गए? 7। तो ये बाउंड्री जो है पूरी हो जाएगी। बाकी इसको आप देख लीजिएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी विस्तार पूछता है। ठीक है, आगे इसी में जो है सर्वाधिक सब दे रखा है। 11 जिले लगे हुए हैं जो हम लोग देख चुके हैं ना। बिहार से 7 जिले सटे हुए थे और छत्तीसगढ़ से कौन सा रहेगा? छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से भी सोनभद्र। ठीक है, देखिए वहां भूल ही गए हम लोग चर्चा करने। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या जो है 4 है, जिसकी हम लोग चर्चा किया। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला टच करता है, सहारनपुर। ठीक है ना, कई बार ये भी प्रश्न बनेगा। उत्तर प्रदेश के लोग से लगे सर्वाधिक सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश, कितना? 11, और हिमाचल प्रदेश 1। तो सबसे ज्यादा लगे जो जिले हैं मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ ललितपुर, चर्चा हम लोग कर लिए। वहां पे हम तांबा और सोना इत्यादि का उत्पादन देखते हैं ललितपुर में, यूपी में मात्र वहीं पर। प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो सोनभद्र किसको स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ को। प्रदेश का सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश से टकराता है। एकमात्र हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर ही टकराता है। प्रदेश के सबसे पूर्वी जो बलिया है वो बिहार और हरियाणा, ये ध्यान रखेंगे, पूर्व वाला बिहार और सबसे पश्चिमी शामली हरियाणा से। ठीक, प्राकृतिक विभाजनों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड जो है गोंडवाना लैंड का ही तो हिस्सा है, क्योंकि भारत भी क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। प्राकृतिक विभाजनों में देखेंगे गंगा का मैदान, भाबर तराई और दक्षिण का पर्वतीय पठार। ऊपर वाला हिस्सा भाबर रहेगा, है ना, और बाकी दक्षिण का पर्वतीय पठार आ जाते हैं यूपी में। ठीक है ना, पश्चिमी जो जितने हैं दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी वाले जिले जो हो जाएंगे वो। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित जो होती है वो भाबर प्रदेश होता है ना। चलिए, अच्छा पहले इसको मैं समझा दूं फिर आपको मैप में दिखाऊं या काम चल जाएगा? समझ तो रहे हैं ना। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त जो भूमि होती है उसे हम भाबर कहते हैं। ठीक है ना, जो कंकड़ीली पथरीली बलुई होती है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक जो फैली हुई लाइन है उसे हम तराई कहते हैं। तराई वाला बेल्ट जिसमें आप लोग हैं। ठीक, समतल, नम और दलदली भूमि होती है तराई वाली। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलों में हम धान, गन्ना यही सब देखते हैं, है ना। धान, गन्ना, गेहूं, हालांकि धान गन्ना सबसे ज्यादा। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र जो है दक्षिण में वो मैदानी क्षेत्र कहलाएंगे। यमुना के पूर्वी और गंडक के पश्चिम में स्थित मैदानी क्षेत्र पूरा हम देखते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक, ये जो है महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जो कांप लेकर के आते हैं कीचड़, ये सब मैदानी भाग को बनाने का काम करती है। मैदानी क्षेत्र में इनका अफवाह हम देखते हैं। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहते हैं? जो नया वाला जो कांप मिट्टी होती है जो बहा करके पाट दी जाती है नदियों द्वारा, उसे हम खादर कहते हैं ना। और कछार भी कहते हैं, कछारी मिट्टी। और वही मिट्टी जब कई साल बरसात वहां से या बाढ़ का पानी न गुजरे, जब वो पुरानी मिट्टी हो जाएगी तो उसे हम क्या कह लेंगे? बांगर कह लेते हैं। वही मिट्टी है। आमतौर पर कैसी मिट्टी होती है? मृदा मिट्टी होती है ना, बड़ी उपजाऊ होती है, जो नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई जो हम देखेंगे तो 80 से 300 मीटर तक इसकी हम औसत ऊंचाई, औसत तो नहीं कहेंगे क्योंकि 80 से 300 तक हम देखते हैं। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से हम देखते हैं ढलान है। उत्तर पश्चिम से जो यानी कि ऊपर से हम देखते हैं इधर ही से तो ढलान है, तभी तो नदियां बह रही हैं सब पूरे प्योर। ठीक है ना। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से जो बनता है उसे हम बीहड़ कहते हैं। ठीक है ना। बीहड़, चंबल और बीहड़ देखते सुनते हैं, है ना, आसपास में नाम ही है। प्रदेश में सबसे सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ पर हुआ है? चंबल और यमुना तट पर। ठीक है ना। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण मतलब कुछ ऐसी नदियां काट के ले जाती हैं, कुछ गुफा टाइप का कुछ ऐसी संरचना बन जाती है तो उसे बीहड़ कहते हैं। डरावना सा भी दिखता भी है ना। तो चंबल मध्य प्रदेश यूपी वाले क्षेत्र में, हम राजस्थान वाले क्षेत्र में देखते हैं तो चंबल की घाटी लोग कहते हैं, तो बीहड़ वाला ही क्षेत्र होता है, चंबल के बीहड़ में। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हो जाती हैं? गेहूं, धान, आलू, है ना। ये सब यूपी में सर्वाधिक उगाया जाता है, हालांकि धान के मामले में पश्चिम बंगाल।
अभी जो है सरसों के उत्पादन में भी, तिलहन के उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 पे आ गया है, नहीं तो राजस्थान हुआ करता था। तो डेटा चेंज होता रहता है, फिलहाल कुछ चीज़ों में एकाधिकार है यूपी का। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला जो है वो पूरा क्षेत्र पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये मैप में देखेंगे झांसी ललितपुर सोनभद्र ये पूरा जब हम देखते हैं तो वही सब क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड है। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जो कहानी सुनते हैं आप, ये वाला हिस्सा ये सब क्या बन जाएगा, ये पूरा बुंदेल क्षेत्र हो जाता है पूरा, है ना, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। पूरा एमपी पठार ही तो है, छोटा नागपुर का पठार हम पूरा यहाँ देखते हैं ना, तो ये सब इतना जो होता है पठारी क्षेत्र में रहेगा। ये जो किनारे किनारे एकदम से जो किनारे का हिस्सा है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, देखिए ये वाला पूरा जो चौड़ा बेल्ट है तो तराई हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, भाबर वाला पूरा क्षेत्र हम देखते हैं। फिर उसके इधर हम देखते हैं जो कंकरेली पथरीली या देखिए बीहड़ वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ से ये सब पूरा हल्का हल्का सा क्षेत्र जो है बीहड़ का क्षेत्र हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा है। बाकी इसमें बरसात के लिए भी दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा किधर बरसात होती है, तो इस वाले बेल्ट में सबसे ज़्यादा बरसात, जिसमें यूपी में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पे होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा में। यूपी में सबसे कम बरसात, सबसे अधिक बरसात गोरखपुर में और सर्वाधिक मथुरा में, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है, मेघालय, चेरापूंजी, है ना, मानसीन राम, जो भी कह लीजिए, जितना आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। सबसे कम बरसात, सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है, चेरापूंजी। सबसे कम बरसात लेह, ठीक है ना, लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये पूरा यूपी के बारे में तो कह रहा पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई हम देखते हैं 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हो जाएंगी, है ना, क्योंकि पहाड़ वाले क्षेत्र में रहेगा लगभग 600 मीटर तक, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे सोनभद्र वाले हिस्से में। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र विस्तारित है, टोटल तो 11, जितना भी एमपी से टच होता है। एमपी से टच होने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ये सभी जो संपर्क में हैं मध्य प्रदेश के या उससे सटे हुए जिले हैं, वो सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, विंडम, टांडा, कुशेहरा व खंडजा जल का जो प्रपात हम देखते हैं, फॉल जो प्रपात है, वो मिर्जापुर में ही हम देखते हैं ना, मिर्जापुर में, सोनभद्र में ऊपर हम देखते हैं। तो यूपी का सबसे बड़ा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है ना, सोनभद्र में। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा बहती है गंगा यमुना, तो गंगा यमुना बहती है सबसे बड़ी जो है। और भारत की नदी जो हो जाती है गंगा, कितनी लंबाई इसकी, 25 किलोमीटर, और हाँ कई जगह पे 25-10। और यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी भी है हमारे भारत की, जो यूपी में ही है। बुंदेलखंड या पठारी पहाड़ी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर जो बहेगी वो बेतवा नदी बहेगी। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की ढलान जो है किधर से है, तो उत्तर से उत्तर की ओर है, मतलब इधर से इधर की ओर, ठीक है ना, उत्तर की ओर है, दक्षिण से, क्योंकि एमपी जो है पूरा पठारी क्षेत्र है, तो एमपी से चूंकि आगे की ओर जो है तराई है, ठीक है ना, वहाँ अगर देख पा रहे हैं आप तो उधर ढलान है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की मुख्य फसलें कौन सी हम देखते हैं, तो दलहन और तिलहन, या हम कहें मोटे अनाज सामान्यतः हम देखते हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि जो है, जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, उसका प्रतिशत 5.15% है। और वेटलैंड या हम कहें रामसर जो है यूपी में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, कुछ ही समय में उसका रिकॉर्ड खराब हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए फिर, तमिलनाडु में। तो यूपी में अभी 10 हैं रामसर, ठीक है, वेटलैंड जिसे हम कहते हैं। प्रदेश के सबसे नम भूमि वाले जिलों में हम देखेंगे तो बागपत और हाथरस हो जाते हैं, सबसे नम जिले हैं, है ना। 0.18% जो है एरिया कवर करता है उसका नम क्षेत्र। अब हम जलवायु देख लेते हैं। जलवायु क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंध है ना। गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है ना। उसके अलावा क्या है, ये मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है ना।
फिर भी धरातली विषमताओं, चूँकि अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, तो अलग अलग उस स्थानों पे अलग अलग जलवायु हम देखते हैं। यूपी के अंदर ही कहीं ज़्यादा ठंड है, कहीं कम ठंड है, कहीं ज़्यादा बरसात, कहीं कम, है ना, तो भिन्नताएं हैं। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती हैं क्या, 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, है ना। हालांकि शीत और ग्रीष्म के बीच में एक बसंत भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः 3। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है गर्मी, सबसे गर्म महीना जून का होता है। और ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक हम देखते हैं, पूरा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तापमान क्या होता है, बढ़ता रहता है। फिर से देखिए, जब गर्मी रहती है तो उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर, है ना, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। और साथ साथ में पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर गर्मी बढ़ती है। नहीं तो सामान्यतः इस बेल्ट में, जो तराई वाला जितना बेल्ट है, वहाँ खूब गर्मी होती है, उमस बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो वाष्प बनने से, चूँकि गुप्त ऊष्मा हम जानते हैं ज़्यादा है, 373 केल्विन हो जाता है, तो ऐसे ही सामान्यतः उबन ज़्यादा होती है, उबाल आने लग जाता है ना इन बेल्ट्स में। तो समय के साथ जो है गर्मी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में हम देखते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा जो है तापमान 20 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, काफ़ी ज़्यादा 49.2 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, 10 जून को वो सबसे गर्म वाले दिन में हम देखते हैं, 10-15 के आसपास में। दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के कारण कर्क रेखा जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्रों में, इसलिए क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरी है, तो भाई नज़दीक ही तो है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर टोटल गुजरी है, 8 राज्यों से, है ना, मित्र पर गमछा जहार। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा रहती है, और बंगाल की खाड़ी के जो यहाँ बरसात होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ बरसात होती है ना, और इसका नाम दिया जाता है पूर्वा, क्योंकि पूर्वा जब हवा बहती है, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि अब पूर्वैया चलने लगी, अब बरसात होगी। तो पूर्वाई जब चलती है, मतलब क्या है, बंगाल की खाड़ी से तो हवाएं आ रही होती हैं, और जो वो हवाएं आती हैं, बड़ा गर्म हवाएं आती है ना जब मानसून का समय होता है, बड़ा गर्म रहता है, क्योंकि उसमें पसीना बहुत होता है ना, और उसी से फिर बरसात होएगी, तो उसे पूर्वा नाम दिया गया है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा 80 से 83% भाग जो है पूर्वा से ही हम देखते हैं, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। भारत में सर्वाधिक बरसात जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, ये ध्यान रखेंगे, उसी से हमारे यहाँ भी बरसात होती है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम बरसात, देखिए, पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदान क्षेत्र में होता है ना। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हम देख लिए हैं, गोरखपुर 184.7 सेंटीमीटर बरसात हुई, जबकि मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर बरसात होती है, जो सर्वाधिक और सबसे कम है। प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने वाले वर्षा की मात्रा क्या है, घटती जाती है। जब पूरब से पश्चिम जाएंगे, यहाँ से आप इधर जाएंगे तो बरसात कम होती जाएगी, और साथ साथ में उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो भी बरसात कम होती चली जाएगी, है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना तो जुलाई ही है, और उत्तर प्रदेश में वर्षा का संभावित अवधि जो होती है 56 दिन तक यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि बरसात होगी, है ना। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन तक ही हम देखते हैं, इसीलिए मथुरा वाले क्षेत्र में, आगरा, मथुरा, इन क्षेत्रों में कम बरसात होती है ना। औसत अगर हम वार्षिक बरसात देख लेते हैं, तो तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर जो बढ़िया बरसात है, पूर्वी मैदानों में 112 सेंटीमीटर औसत है, मध्यवर्ती मैदान में 94 और पश्चिमी मैदान में 84, है ना। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में 91 सेंटीमीटर बरसात होती है, यानी कि कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में जो औसत बरसात होती है 95 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, ठीक है, कि औसत बरसात कुल कितनी होती है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक क्या रहेगी, सर्दी, है ना, अभी तो बढ़िया वाली चल रही है। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जो होता है वो जनवरी होता है, जो कि है कि नहीं बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्राण प्रतिष्ठा के आगे नहाना पड़ रहा है है कि नहीं। 22 जनवरी है। तो शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्या है, बढ़ता है। देखिए तापमान जो है, जब आप
सर्दी है और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसी बेल्ट में ज़्यादा सर्दी हम देखते हैं जिधर ज़्यादा बरसात हो रही है। ठीक है ना। तो हमारे क्षेत्र में ये मत कहिए कि अच्छा ऐसे तो केरल और तमिलनाडु में भी ठंड होनी चाहिए, भाई उस अक्षांश पे है ही नहीं। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिमी जिलों में ही हम देखते हैं, है ना। शीत ऋतुओं में भी सबसे कम तापमान कहाँ रहता है, जब एकदम ठंडा माहौल हो जाता है तो उत्तर पश्चिमी जिलों में हम देखते हैं, दिल्ली वाला क्षेत्र पूरा, है ना। तो थोड़ा और हम डिटेल्स में देख लेते हैं भौतिक विभाजन को। उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश 3 भौगोलिक क्षेत्र में था, जब उत्तराखंड विभाजित नहीं हुआ था। इतने से एक प्रश्न उठाता है और कई बार ऐसे प्रश्न यही प्रश्न उठाया हुआ है कि उत्तराखंड से पहले जो उत्तर प्रदेश है कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन जब अब बाद में अब देखेंगे, है ना, उत्तराखंड जब चला गया उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे पर्वतीय क्षेत्र सटे हुए भाग रहेंगे तो भाबर तराई क्षेत्र अब हो गया, है ना। अब उसको हम मान लेते हैं। संपूर्ण प्रदेश की 3 भौतिक विभागों में अभी भी डिवाइड किया जाता है। तो पहले जो शब्द था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अब हम क्या कह लेते हैं उन्हें, भाबर। और भाबर का मतलब क्या है, बलुई कंकरीली मिट्टी होगी, यानी कि पूरा जो बेल्ट जो शिवालिक से लगे हुए भाग होते हैं वो सभी, है ना, शिवालिक हिमालय के किनारे किनारे वाले। तो प्योर पर्वतीय क्षेत्र तो उत्तराखंड में चला गया, पर्वत के आधार पे उसको जो है पहाड़ के हिसाब से बांटा गया था। तो अब उसका जगह ले लिया भाबर और तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर हम देखते हैं पतली पट्टी सी रहती है ना। तो इस क्षेत्र की जो लंबाई में विस्तार जो होता है वो पूरा शुरू से लेकर सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर, जो पडरौना के नाम से जाना जाता था पहले, वहां तक है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई जो है लगभग 34 किलोमीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पूरब में जाएगा चौड़ाई क्या होती जाती है, संकरी होती चली जाती है ना, और उबड़ खाबड़ भूमि रहेगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र का ही तो अंश है। फिर हम भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में आएंगे तो तराई अर्थात तरी वाला क्षेत्र तराई ही है, और ये भी पट्टी पाई जाएगी जो हम ऊपर मैप में देख के आए हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे इसकी चौड़ाई तो कुशीनगर महाराजगंज में हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्रों में, है ना, 80 से 90 किलोमीटर तक, और पश्चिम में सहारनपुर इसकी चौड़ाई में जो है निरंतर कमी आती रहती है। लंबाई इसका जो है उत्तर से पश्चिम हम देखेंगे तो सहारनपुर से लेकर के ये भी कुशीनगर जिले तक जैसे जैसे भाबर क्षेत्र का विस्तार हुआ है। एक बार पुनः आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में कुशीनगर महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर है, और पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है ना। बेल्ट कुछ इस टाइप का होता है। एक बार फिर से अगर आप कहेंगे तो देख लेंगे हम लोग मैप, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके का बेल्ट रहेगा तराई वाला, ठीक है ना। और ये इस तरीके का रहेगा ऊपर वाला जो क्षेत्र हम लोग देखे थे भाबर वाला। लंबाई में इसकी विस्तार उत्तर से पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में कुशीनगर तक है, जो हम लोग देख लिए हैं। और ये पूरा क्या है, समतल और नम होती है ना। इसका निर्माण महीन अवसादों द्वारा हुआ है, क्योंकि नदियों के निक्षेप से ही हम देखते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं दूसरा, मध्य का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और